हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं रेज ऑप्टिक्स का चैप्टर रिफ्रैक्शन। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देखे हैं रिफ्लेक्शन, और आज देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो बेटा वह जो रिफ्लेक्शन था उसमें देखे होंगे कि पूरा वन शॉट में, यानी एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में हमने मैक्सिमम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करवाया था, लेकिन न्यूमेरिकल अभी उसका और कराना है। अब हम देने जा रहे हैं आपको आज के लेक्चर में बेटा रिफ्रैक्शन और इसका कुछ न्यूमेरिकल, और बाकी न्यूमेरिकल हम इसका जस्ट इस लेक्चर के बाद में तुरंत भी आपको हम देने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा इसका पहले तो बेसिक थियरी, रिफ्रैक्शन होता ही क्या है, और इसके मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम इस लेक्चर में बेटा लास्ट में दिए हुए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यह आपके आईआईटी एग्जाम और नीट एग्जाम, आईआईटी मेंस एग्जाम और नीट के एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। क्लियर? तो बेटा P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे SDP सर। आइए शुरू करते हैं बेटा, जम करके पढ़िए, फर्स्ट क्लास पढ़ रहे होंगे आप। आइए देखा जाए आगे क्या है बेटा। चलिए, तो रेज ऑप्टिक्स हम लोग का प्रेजेंट टाइम बेटा टॉपिक चल रहा है रेज ऑप्टिक्स। हम लोग अपना टॉपिक चल रहा प्रेजेंट टाइम में रेज ऑप्टिक्स, हम लोग अभी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद अभी हम आपको जबरदस्त और भी न्यूमेरिकल, एक पूरा एपिसोड 50 क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे बेटा। तो यह एक लेक्चर और प्लस इसके बाद एक और लेक्चर, 2 लेक्चर रिफ्रैक्शन में बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इससे बाहर आएगा। फिर आ जाओ बेटा, बस इतना ही पढ़ना बेटा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आ जाओ, चलो देखते हैं बेटा। अब सबसे पहली बात तो ये बेटा कि हेडिंग हमारी है रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन? हिंदी में कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन, दैट इज द रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता ही क्या है? देखो बेटा, जब कहीं पर भी लाइट बीम, जब कहीं पर लाइट रेज या कोई भी एनर्जी या लाइट या वेव, कोई भी वेव, साउंड वेव है, कोई भी वेव हो बेटा, तो जब कहीं पर भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है वेव, और वह मीडियम से अपने पाथ को छोड़ करके थोड़ा सा या तो नॉर्मल से दूर हटती है, या तो नॉर्मल से दूर अवे जाती है, या तो पास आती, नॉर्मल की तरफ आती बेटा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। मीन्स द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस व्हेन लाइट बीम इंटर्स फ्रॉम वन मीडिया टू द अनदर मीडियम, देन it deviate from its path, means the bending of the light beam from its original path is known as the refraction. Whereas reflection, so the returning of the energy or the wave or the light wave in the initial medium, यानी वापस आ जाने को कहते हैं रिफ्लेक्शन, और जबकि अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट होने को कहते हैं क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? तो चलो बेटा, तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इंटर्स इन अदर मीडिया, यानी कि एक मीडियम से जब लाइट बीम दूसरे मीडियम में जा रही होती है बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब जैसे देखिए बेटा, यहाँ हमने बेटा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बेटा कि यह तभी होगा जब एक ही मीडियम में लाइट वेव होगी। जब वेव एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी बेटा, तब उसमें बेंडिंग नहीं होगी, तब वो अपने पाथ को नहीं छोड़ेगी। जब मीडियम चेंज होगा तभी वो अपने पाथ को छोड़े बेटा। तो शुरू में इस लेक्चर में बेटा, शुरू में हम बेसिक थ्योरी आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल थ्योरी, जबरदस्त थ्योरी है बेटा। जीरो से लेकर के हम लोग पढ़ने की आदत क्या है बेटा? हम लोग पढ़ते हैं P100 फिजिक्स पर, जीरो से चैप्टर स्टार्ट होता है और पहुँच जाते हैं उस लेवल पे जहाँ की आगे जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट बेटा होता है IIT मेंस और IIT एडवांस और नीट। तो बेटा, तो 3 के लिए ही विशेष करके चैनल है बेटा, विशेष करके चैनल बेटा इसी 3 के लिए है। किसके लिए? IIT के लिए, IIT मेंस के लिए बेटा, नीट के लिए और IIT एडवांस के लिए। तो जिसमें विशेष करके हम कवर करते हैं बेटा नीट और IIT मेंस, और कुछ क्वेश्चन लास्ट में हर चैप्टर का दिया जाता है बेटा, लास्ट वीडियो के बिल्कुल ही लास्ट में, यानी जितने भी, जैसे मान लो किसी चैप्टर में 4 वीडियो बने, तो जो चौथा 5वां वीडियो लास्ट वाले वीडियो होते हैं बेटा उस प्लेलिस्ट में, वह IIT एडवांस के लिए होते हैं। बाकी सभी जो होते हैं वो IIT मेंस और नीट के लिए होते हैं बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 डायग्राम हम आपको दिखाए हैं रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए। जब तक एक ही मीडियम में वेव होगी, तो जब एक ही मीडियम में होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो उस समय रिफ्रैक्शन, अपवर्तन नहीं होगा। जब मीडियम चेंज होता है बेटा, तभी रिफ्रैक्शन होता है। और ये क्यों होता है, क्या, क्यों, कैसे,
सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त आगे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है। जैसे बेटा देखिए यहाँ पर यह डायग्राम है, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि यह जो मीडियम हमारा ऊपर है ये बेटा ये सेपरेट कर रहा है, पार्ट कर मतलब दो पार्ट में बांट रहा है मीडियम को। ऊपर का मीडियम बेटा देखिए डेंसर मीडियम है और नीचे का मीडियम बेटा रेरर मीडियम है। ये नॉर्मल खींचा गया बेटा और ये जो दोनों मीडियम को वह सरफेस जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है। तो बेटा ये कोई इंसिडेंट लाइट, ये कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है इस मीडियम पर। तो हम देख रहे हैं चूँकि रेरर मीडियम है तो यह देखिए अब रेरर मीडियम बेटा, तो रेरर मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड रेज है वह अपने पाथ को छोड़ रही है। देखो बेटा ये इनिशियल पाथ इसका होता सीधे जाती हुए तो यह सीधा पाथ होता, लेकिन ये अपने पाथ को छोड़ रही बेटा और यह नॉर्मल से दूर हट रही है। इसका मतलब ये हुआ बेटा ये दूर हट रही है, शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी लाइट रेज, जब कभी भी बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही बेटा, क्योंकि जो साउंड वेव का कैरेक्टर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर जस्ट उल्टा होता है। तो बेटा अब हम वहाँ वेव में बताएंगे आप इस बात को। तो बेटा साउंड वेव ठीक उल्टा बिहेवियर शो करती है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बेटा यदि साउंड वेव होती ना तो और ये रेयर मीडियम में जाती तो रेयर मीडियम में जाती तो यह नॉर्मल की तरफ आती। तो साउंड वेव ये बेटा नोट कर लिए, कॉपी और पेन बिल्कुल हाथ में होना चाहिए। तो देखो बेटा तो जो साउंड वेव होती तो वह नॉर्मल की तरफ हट जाती, शिफ्ट होती, और जो लाइट वेव होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, लाइट वेव जो होती है वह जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है बेटा तो वह नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है बेटा, यह लाइट वेव की बात हो रही है तो नॉर्मल से दूर हट रही है। अब यहाँ पर देखो बेटा रेरर मीडियम डेंसर मीडियम में जब आ रही है तो डेंसर मीडियम आ रही है तो सीधे ना जा करके नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है देखो बेटा ये अपने पाथ को छोड़कर इतना बेंड करी, यह अपने पाथ को छोड़ करके दूर हटी तो भी इतना बेंड करी। तो दिस बेंडिंग, द प्रोसेस ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ द लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ द मीडियम इज नोन एज द व्हाट, इज नोन एज द रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ओके बेटा आ जाइए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा बहुत ही डिटेल में सब कुछ प्रूफ किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कॉपी पर वीडियो तो आपके पास रहेगा बेटा, सब्सक्राइब आप चैनल जरूर किए होंगे, न किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। और कॉपी और पेन होना चाहिए हाथ में और तुरंत नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ दिया हुआ है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपको एग्जाम में जानने की जरूरत होती है बेटा, बस इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है बेटा। क्वालिफाई करने के लिए, टॉप करने के लिए दिस इज द सफिशिएंट। एंड नाउ द क्वेश्चन इज द काज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहीं पर होता ही क्या है? व्हाट इज द काज ऑफ द रिफ्रैक्शन? क्यों होता है रिफ्रैक्शन? यस अब नोट करिए जरा सा पॉइंट बेटा, नोट करते जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मेन काज, ओके मेन काज रिफ्रैक्शन का क्या होता है या रिफ्रैक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है? द मेन काज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज इंटरैक्शन। यस दिस इज द मेन वर्ड, ओके दिस इज द की पॉइंट, इंटरैक्शन। किसका इंटरैक्शन बेटा? तो इंटरैक्शन ऑफ द लाइट विथ मैटर, यानी कि कहीं पर भी लाइट का मैटर के साथ जो इंटरैक्शन होता है दैट इज द रूट काज बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। यानी कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है बेटा? अपवर्तन का मुख्य कारण होता है लाइट और मैटर। मैटर मीन्स यानी कि जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर में रेज जा रही है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और लाइट के बीच जो इंटरैक्शन होता है, या लाइट भी मान लीजिए ग्लास में जा रही है, शीशे में जा रही है बेटा, तो शीशे के मॉलिक्यूल्स और लाइट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है तो दैट इज नोन एज द इंटरैक्शन। ओके तो देयरफॉर द इंटरैक्शन ऑफ द लाइट विथ द मैटर इज नोन एज द मेन काज बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्रैक्शन का जो मुख्य कारण है बेटा वह है क्या है? वह लाइट और मैटर के बीच का इंटरैक्शन है। ओके बेटा चलिए अगली लाइन बेटा क्या लिखना है नोट करते जाइए। मेन शब्द खाली नोट करिए, ई जयमार नोट करने की जरूरत नहीं बेटा। मेन शब्द मीन्स काज में लिख दिया, इंटरैक्शन ऑफ द लाइट विथ मैटर। ओके बेटा चलिए ड्यू टू द विच स्पीड ऑफ द लाइट, और इससे होता क्या है? व्हाट इज द इंटरैक्शन? इंटरैक्शन के बाद इंटरैक्शन तो हो गया, इससे बात क्या होता है बेटा? तो देखो ड्यू टू विच स्पीड ऑफ लाइट, यस माइंड स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, यानी कि इसका परिणाम ये होता है बेटा इंटरैक्शन का कि जो लाइट की स्पीड होती है वह चेंज हो जाती है। तो इस चेंजेज
इन द डिफरेंट मीडियम, यानी कि यह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाती है। और सो ऑप्टिकल पाथ, यानी कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है बेटा जो शब्द आता है ऑप्टिकल पाथ ना, तो जब लाइट एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो जो पाथ को कवर करती है बेटा उसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ ना बेटा। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ ना बेटा, तो कवर्ड बाय द लाइट इज इन साइड द मीडियम आल्सो चेंजेस, यानी होता क्या बेटा, इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, दो बातें हो गई। इंटरेक्शन का परिणाम क्या बेटा, इंटरेक्शन के कारण दो चीजें हो गई। नंबर वन क्या हुआ बेटा, नंबर वन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया, और नंबर दो क्या होगा, लाइट के द्वारा जो पाथ कवर किया जा रहा था मीडियम के चेंज होने से वो अभी बदल जाता है। तो दो चीजें यहाँ पर चेंज हो गई, स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्टिकल पाथ पर चेंज हुआ बेटा, स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्टिकल पाथ चेंज हो गया। ओके, दो बेटा, तो ये तो इंटरेक्शन का ही परिणाम हुआ कि ये दो बातें चेंज हो गई। अब जैसा देखो बेटा आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नामक चैप्टर बेटा हम फुली रूप से बेटा उसमें 6-7 वीडियो होंगे, तो हम वहाँ पर ज़बरदस्त पूरा बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। 6-7 नहीं होंगे हमारे पास 4-5 से वीडियो लगभग अप्रॉक्स होंगे, तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में बेटा, तो वहाँ पर सब पढ़ाए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जम के पढ़ लीजिएगा सारे चैप्टर जो पढ़ा दिया गया बेटा। आइए जैसा देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिस पे बेटा हम लोग जानते हैं कि यस व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो जानते हैं बेटा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी कहते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला साइंटिस्ट कौन था बेटा, फोको। ओके देखो बेटा, तो अब यहाँ पर सी, तो स्पीड ऑफ लाइट सी का मान होता कितना है, तो जानते हैं बेटा ये फार्मूला आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये फार्मूला बेटा एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया है ना, नोट कर लीजिए। तो सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/μ0। μ0 है क्या बेटा, तो μ0 है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ना बेटा, और एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी किसको शो करता है बेटा, तो परमिटिविटी जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को, विद्युतीय बिहेवियर को शो करता है बेटा, और जबकि म्यू नॉट जो चुंबकीय बिहेवियर मीन्स द मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। क्यों? क्योंकि लाइट के अंदर जानते हैं बेटा कि दोनों वेक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। तो यह बहुत ही, ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों वेक्टर हमेशा समान फेज में होते हैं बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में ना बेटा। तो व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, व्हाट इज दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। मीन्स सी का जो मान होता है ना बेटा, सी की जो वैल्यू होती है तो वह 1/√μ0, यदि दोनों की वैल्यू रख दिया जाए तो वही आता है बेटा सी बराबर, तो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करने पर ही मान आ जाता है बेटा। आइए अब जरा देखिएगा हम लोग का टॉपिक क्या है बेटा, हम टॉपिक पे बने रहे अपने। देखो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखो बेटा, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द स्पेस है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, इन वैक्यूम है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम है, ठीक बेटा। अब जैसा देखिएगा यहाँ पर आइए आगे, अब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, तो किसी भी मीडियम में वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा, देखो फार्मूला देखिए यहाँ μ0 लगा हुआ है, यानी जीरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी जीरो लगा बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एनी मीडियम में क्या होती है बेटा, तो v बराबर 1/√μ और एप्सिलॉन। तो म्यू क्या है बेटा, तो म्यू है परमेबिलिटी ऑफ ना बेटा, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, जिस मीडियम की बात हो रही है उसकी ये परमेबिलिटी है, तो म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम बेटा। और एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके बेटा, चलिए अब जैसे देखिएगा, अब हमारे सामने बेटा सी की भी वैल्यू पता है और वी की भी वैल्यू पता है। वी क्या है, किसी मीडियम में, सी किस में है, निर्वात में। अब जरा देखना बेटा, तो अब हम दोनों के डिवाइड कर दें, सी वाई वी कर दें, तो सी की वैल्यू पुट करिए, सी बराबर कितना बेटा 1/so much, और वी की वैल्यू क्या है 1/so much। सॉल्व करिए तो इसको, तो 1 ऊपर चला जाएगा, देखिए ये होगा, ले सकते हैं आप ऐसे, इसको ले सकते हैं बेटा, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब कहीं पर भी देखिए बेटा, अब कहीं पर भी μ/μ0 को ना कहते हैं μr, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं इसको ना, रिलेटिव परमेबिलिटी। और जस्ट ऐसे देखो बेटा यहाँ पर ε/ε0 है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r बेटा, इसको बोलते हैं। अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पर μr हो गया इंटू एप्सिलॉन r हो गया।
और इसी को ना बेटा ये किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए बेटा कांस्टेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एग्जाम के लिए। तो बेटा तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर का मान कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं बेटा, देखिए अब इसी कांस्टेंट आगे बढ़िए। अब देखो बेटा इसी कांस्टेंट को देखिए म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, इसी कांस्टेंट को कहते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि यह मीडियम के खास बात होती है बेटा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होता है। और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसी को, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि दिस इज कॉल्ड अपवर्तनांक। म्यू आर एप्सिलॉन आर इज सो मच, this is the main formula of the refractive index. Means now from here you can define that what is the refractive index of the medium. Okay, चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि म्यू के बराबर कितना हुआ, हम लोग क्या किए थे, सी अपान वी किए थे ना, तो म्यू बराबर क्या आया, सी अपान वी आया, यानी कि वी बराबर क्या हुआ बेटा, सी बाई म्यू। यानी कि किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है साउंड की, किसी भी मीडियम में साउंड की वेलोसिटी होती है बेटा, वह स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होती है। यानी कि किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वह स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, निर्वात में जो सी वेलोसिटी होती है सी की बेटा, वह अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। ओके, इसी को कहते हैं वी बराबर सी अपॉन म्यू। या म्यू की बात करें कि म्यू बराबर क्या हुआ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का क्या होता है, तो म्यू बराबर क्या हो गया, सी अपॉन वी। ओके बेटा, तो अभी शुरू में जो बेटा हम लोग बोले थे कि कहीं पर भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, तो उसकी वेलोसिटी बदल करके कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वह डिपेंड करेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं पर भी जो बेटा वेलोसिटी होती है वह इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है ना, वह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके बेटा, क्लियर हो गए। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ें बेटा यहाँ पर, तो ये बीच के जो पोर्शन है थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इनको आप जरूर नोट कर लें तुरंत फटाफट। ये पोर्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का बेटा, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। बेटा इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या बेटा, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर लें। कर लिया बेटा, चलिए वीडियो को आप रोक करके बेटा वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दिस इज द डिफिनीशन। एक बार फिर से देख लें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक बार फिर से देख लें। काज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। बेटा फार्मूला नोट कर लें यहाँ पे, कैसे हमने प्रूफ किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज बेटा देखिए यहाँ पे मेन इक्वेशन, इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। और अब है हम लोग का पॉइंट बेटा कि लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। यस देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का लॉज था ना बेटा, वैसे यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन का क्या लॉज होता है, यानी कि उसके नियम क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन अपवर्तन का नियम क्या है। चलो बेटा देखिए, तो प्रैक्टिकली इट इज़ फाउंड दैट, यानी देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया बेटा, स्नेल नाम का साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, क्या देखा, नंबर 1 कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाइज करते बेटा, जैसे वहाँ पर था, ये तो बात रिफ्लेक्शन में भी थी, वो बात यहाँ पर भी है। नंबर 2 पर देखो बेटा, क्या, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या कहना के चाह रहा बेटा कि साइन आई का मान, और क्या है देखिए, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर कहा जा रहा है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि इनका जो रेशियो होता है बेटा, देखिए रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है ना, फॉर एनी रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री, किसी भी रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री पर, यानी कि जहाँ दो मीडियम मिलते हैं तो वहाँ पर ये दोनों बातें बेटा, साइन आई और साइन आर का मान हमेशा, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पहला ला क्या है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज
और नॉर्मल यह एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। और दूसरा नियम क्या बेटा कि साइन आई मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर मीन्स कि एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यानी कि कहना क्या चाहता है बेटा, कहना ये चाहता है क्या कि साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। यस बेटा यहाँ पे लिखा हुआ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। और इसको बताने वाला कौन था बेटा, तो इससे पहली बार इसको बनाने वाला साइंटिस्ट था स्नेल, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं बेटा। क्लियर। अब जैसे देखिए यह सब कुछ प्रूफ यहाँ पे है बेटा, बहुत ही सिस्टमैटिक, बिल्कुल जीरो से एकदम से टॉप लेवल पर चला जाएगा। तो देखो बेटा अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ डायग्राम दिखाया गया है, ये देखा जाए क्या है। तो बेटा इंसिडेंट रेज, बेटा ये इंसिडेंट रेज है, आई नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं बेटा आई। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का जो होता है एंगल, उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से रिप्रेजेंट करते बेटा। यह डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। दो बेटा जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, यानी कि जब कभी सघन मीडियम से विरल मीडियम में जब लाइट रेज जा रही होती है तो नॉर्मल से दूर हटती है बेटा। देखो नॉर्मल से दूर हट रही, सीधे नहीं जा रही है, नॉर्मल से दूर हट रही है। तो कहने का सेंस इसका यह बेटा, स्नेल लॉ कहता है कि जो साइन आई होगा और जो ना साइन आर होगा, इसका मान हमेशा ही कांस्टेंट होगा। और वह कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तो आगे प्रूफ किया गया बेटा, वह कांस्टेंट होगा म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर होगा। यहाँ पर देखो बेटा, अब यह क्या है, रेरर मीडियम ऊपर है, नीचे डेंसर मीडियम है। तो देखो बेटा अब सीधे ना जा करके डेंसर मीडियम में रेज जा रही है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन फिर भी बात तो वही रहेगी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू कांस्टेंट हो बेटा। म्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये क्या है, तो ये दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, हाँ देखो बेटा यहाँ क्या है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यानी कि रिफ्रैक्शन के कितने नियम हो गए बेटा, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में क्या है, फिर से एक बार, नंबर 1 में क्या बेटा, तो नंबर 1 में है कि रिफ्रैक्टेड रेज, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ओके। और नंबर 2 क्या बेटा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बेटा, देखो बेटा दोनों ही केसेज में चाहे डेंसर से रेडर में जा रहा हो, चाहे रेडर से डेंसर में जा रहा हो, हर केस में बेटा साइन आई बाई साइन आर का मान क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी हम लोग पीछे देखें क्या होता है वह। नेक्स्ट पेज, चलो बेटा अगले पेज पे आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, बहुत ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बेटा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्यूरिफाइड है बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा आ जाओ, देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बेटा है, बार बार यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब कहीं पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है बेटा, जब कहीं पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो स्पीड ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, बेटा ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी और वेवलेंथ तीनों चेंज हो जाते हैं। क्या नहीं चेंज होता, अब इस पर ध्यान देना है। देखिए फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिएगा बेटा, बार बार ये पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी और फेज, यानी कि उसका जो फेज कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी और फेज ये दो बातें चेंज नहीं होती हैं। यानी कि जब कहीं पर भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है बेटा, चाहे वह डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा हो, यानी कि चाहे वह सघन मीडियम से विरल मीडियम में जा रहा हो बेटा, या चाहे वह रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा हो, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। लेकिन दो चीज़ें उसकी नहीं बदलती बेटा, क्या क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज, यानी जिसको आप हिंदी में कलांतर कहते हैं, कला बोलते हैं बेटा, कला और कलांतर, फेज और फेज डिफरेंस, वो दो चीज़ें नहीं बदलती बेटा। ओके, आइए अब जा देखना बेटा। अब बात आई कि जो अभी हम लोग जो अभी अपवर्तनांक निकाले हैं ना
यानी बेटा जो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं ना, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी भी मीडियम के लिए जब हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते बेटा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई बेटा, देखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। यस, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, या मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता बेटा। और क्या, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। दूसरा बात ये, यस माइंड फैंटास्टिक बेटा, यह पहली बात नेचर की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स कि वो सा जो मीडियम का जो नेचर होता है बेटा उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा यह कि जिस लाइट को हम लिए हुए हैं उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करता है बेटा, तो वेवलेंथ के साथ म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। यस, यानी कहीं पर भी यदि लैम्डा का मान बढ़ेगा बेटा, कहीं पर भी यदि लैम्डा का मान बढ़ेगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका घटेगा। और एक कॉची नामक साइंटिस्ट है बेटा, कॉची नामक साइंटिस्ट जो कहता है कि म्यू बराबर ए यानी कोई ए और बी सी कांस्टेंट है, तो कहता बेटा कि म्यू इक्वल टू ए प्लस b/λ² प्लस c/λ⁴। तो कहता है कि म्यू की वैल्यू जो होती है लैम्डा के साथ इस तरह से बढ़ती है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द कॉचीज इक्वेशंस। अब देखो बेटा, तो दो बातें हो गई। तो नंबर 1 पे क्या होगा बेटा, नंबर 1 हो गया कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, और वेवलेंथ में कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन है कि म्यू का मान लैम्डा के साथ इस तरह से बढ़ता बेटा, दिस इज द हायर पावर। इसको यदि छोड़ दिया जाए तो इस पावर को लिए कांस्टेंट, इसको छोड़ दिया जाए बेटा, तो आप इसको लीजिए, तो आप इसको लेंगे तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। अब अगला पॉइंट देखो बेटा, नंबर थर्ड में ये कहते हैं कि टेम्परेचर का पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो देखा जाता बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता बेटा ना कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है बेटा। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है बेटा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। तो देयर आर दीज 3 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 इज द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 2, yes, effect of the wavelength on the refractive index, or number 1, it depends on the nature of the medium. Okay beta, so these 3 points about the refractive index is the most important points. Note all the points. देखो बेटा, अब फिर से बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बेटा। पहले बात देखिए फिर से कि प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्शन। पहले देखिए बेटा क्या क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। ध्यान दीजिए, क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। 2 लाइनें नोट कर लिया। अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 प्रॉपर्टी यहाँ नोट करिए बेटा, यह किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 नेचर ऑफ द मीडियम, नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 3 टेम्परेचर। रिजल्ट तैयार हो गया बेटा, नोट कर लिया कॉपी में। ओके, द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एंड नाउ द क्वेश्चन बेटा, नाउ द क्वेश्चन कि एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्रैक्शन। यस, यानी कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स या ऐसे कुछ जो भी नेचर में घटनाएं होती हैं बेटा, तो उनमें क्या क्या आपको ऐसा दिखता है कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ यह रिफ्रैक्शन का ही प्रभाव है। चलिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कलेक्ट कर दिया बेटा आपके लिए। देखिए तो क्या नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकम्स इज शॉर्टर दैन द रियल डेप्थ। ओके बेटा, अभी आगे न्यूमेरिकल इसी पर सब आएगा, जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आता है बेटा। जैसे मान लीजिए कि बीकर ले लिया जाए, देखो बेटा आइए चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ बना देते हैं। जैसे मान लो सपोज चलो बेटा एक यहाँ पर बीकर ले लेते हैं, ठीक। अभी आगे मैं प्रूफ किया हूँ, डायग्राम बना करके प्रूफ किया बेटा। तो मान लीजिए सपोज चलिए कि यहाँ पर एक बीकर ले लेते बेटा, और यह इसमें वाटर भर देते हैं, वाटर से भरा हुआ है। और एक सिक्का को यदि ले लिया जाए, और इस सिक्के को बेटा ना, इस सिक्के से तली पे यदि बॉटम पे इसको रख दीजिए, और यदि ऊपर से आप यहाँ से देखिए ना बेटा, देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ पे देखिए सिक्के को, तो बेटा सिक्का अब जहाँ पे है ना, बॉटम से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि यह अपने वास्तविक पोजीशन से कुछ ऊपर कुछ उठ करके दिखाई देता है। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस।
योर आंसर विल बी द रिफ्रैक्शन, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब वो कितना उठा होता है बेटा, क्लियर। तो अभी आप देखिए रेज डायग्राम में अभी पीछे बनाया बेटा। एक रेज यदि यहाँ से सीधे निकाल दी जाए ऊपर बेटा, मान ली सपोज करिए कोई रेज सीधा ऊपर वर्टिकली ऊपर जा रही है, और दूसरी को ये एक और रेज लेते बेटा जो इधर जा रही है। तो जब चूंकि यह डेंसर मीडियम है वाटर है ना बेटा, और यह ऊपर जा रही किस में, एयर में, हमारी आई किस में बेटा, एयर में। तो अब देखिए रेज जब चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही ना, तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। ओके बेटा, नॉर्मल से दूर हटेगी। अगर दूर हटेगी तो अब हमको लगेगा कि रेज सीधे यहाँ से आ रही है। तो कहाँ कट कर रहा है, देखो यह इमेज को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर ना। अब हमको यह वस्तु कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एपरेंट हाइट होती है वह हमेशा ही छोटी होती है, जो रियल हाइट होती है वह हमेशा ही बड़ी होती है, यानी कि वस्तु हमको कम डेप्थ में दिखाई पड़ती है। तो यह क्या किस कारण से हुआ बेटा, तो दिस इज ड्यू टू द यस। तो देखो बेटा, तो क्या कह रहा है कि अपरेंट डेप्थ बिकम्स शॉर्टर, यानी कि छोटा दिखाई देता है ना, देन रियल डेप्थ, यानी रियल डेप्थ से छोटा दिखाई देता है। तो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट होगा बेटा। नंबर सेकंड पे, द पार्ट ऑफ एनी लीनियर ऑब्जेक्ट। अभी जैसे हमारा बेटा एक व्हीकल ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, गिलास अपने सामने पानी से भरा हुआ गिलास मान लीजिए बेटा, और उसमें एक पेन क्या करिए ना, पेन डुबाइए। जहाँ पर देखे होंगे कि पेन जहाँ पर टच करता है वाटर से, तो देखे होंगे पेन वहाँ से थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। जैसे यहाँ पर अपरेंट डेप्थ है ना, तो वैसे जो पार्ट वाटर के अंदर है वह कुछ ऊपर उठेगा। जो यह वस्तु है हमारी, वो तो हवा में जो तो वैसे ही रहेगी। अब वाटर के अंदर कोई भी वस्तु होती है तो अपने वह रियल डेप्थ से ऊपर दिखाई देती है, यानी शॉर्टर डेप्थ पे दिखाई देती है। तो जो पानी में हिस्सा है बेटा, आधा हिस्सा मान लो जो पानी में पेन का है, वह तो उससे ऊपर उठेगा, बाकी वो एयर वाला अपने जगह पर है तो वहीं से वह बेंट दिखाई देगा बेटा। यस, तो वहाँ से बेंड दिखाई देगा। तो यस, तो यानी करेगा सेंस में क्या हुआ नंबर बेटा, कि द पार्ट ऑफ द एनी लीनियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स बेंट व्हेन इट पार्शियली इमर्ज्ड इन द लिक्विड, यानी जब थोड़ा सा हिस्सा पानी में डुबाते हैं बेटा तो वह वहीं से बेंट दिखाई देता है। दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा नंबर थर्ड पे आ जाइए। कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे चेंजेज, सन स्टार्ट अपीयरिंग ना बेटा बिफोर एक्चुअल राइजिंग। ओके बेटा, देखिए हॉरिजन पर जब देखा जाता है सन की जब राइजिंग होती है बेटा, सुबह के टाइम में जब सन भगवान उदय होते हैं, जब ना बेटा जब राइजिंग होती है, तो अभी वह जब हॉरिजन के ऊपर नहीं आए हुए होते हैं बेटा, सन जब हॉरिजन के ऊपर नहीं आए हुए होता बेटा, उसके पहले से ही दिखाई शुरू देते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि उनसे आने वाली रेज मल्टीपल लेयर के कारण रिफ्रैक्ट होकर के पहले ही आई में पहुंचने लगती है, यानी हम लोगों के पास पहले ही आ जाती है। यानी कि एक्चुअल राइजिंग के पहले ही सन का अपीयरिंग शुरू हो जाता है। और सन आफ्टर सेटिंग, यानी कि जब वह छिप जाते हैं, हॉरिजन के नीचे चले जाते हैं बेटा ना, 36 के नीचे जब चले जाते हैं, तो उसके बाद भी बाय द सेम वे जो रेज स्पेस में जा रही होती है बेटा, वह मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण मेरे आई में आ रही होती है, हम लोग की आई पे पड़ रही होती है। तो सन राइजिंग के पहले दिखना और आफ्टर सेटिंग के बाद भी दिखना, इसलिए जो मीन्स अपरेंट ड्यूरेशन होता है बेटा, जो अपरेंट ड्यूरेशन डे का होता है, दिन की जो लंबाई होती है वह कुछ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है वही बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ द डे चेंजेज, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होता है बेटा, कुछ इंक्रीज कर जाता है, कुछ बढ़ा हुआ होता है। और इसे यह भी क्यों होता है, तो दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द मेन काज बिहाइंड दिस आल्सो बेटा। क्लियर, तो सन अपीयर्ड आल्सो आफ्टर एक्चुअल सेटिंग, यानी सेटिंग के बाद भी सन का दिखाई पड़ना होता है बेटा। क्लियर, एंड सो द ड्यूरेशन ऑफ द डे अपीयर्स लार्जर देन द एक्चुअल बेटा, यानी कि जो एक्चुअल लंबाई दिन की होती है उससे कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। चलो बेटा अगला पॉइंट, और क्या एग्जाम्पल में दिया जा सकता है, ओवल शेप ऑफ द सन। यस, देखो बेटा ओवल शेप यानी सन का जो अपीयरेंस होता है बेटा, वह हमेशा स्फेरिकल होता है, गोल होता है। लेकिन सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में वह ओवल यानी थोड़ा सा बेटा ऊपर से तो दबा हुआ दिखाई देता है, ओवल शेप में दिखाई देता है। दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, अब हम लोग जानते हैं बेटा कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, हम लोग जानते हैं कि आकाश में, स्पेस में बेटा जो तारे होते हैं वह टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दैट इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो लाइट रेज आती है
जो स्टार से जो लाइट रेज आ रही होती है बेटा वह मल्टीपल लेयर से होकर के आ रही होती है। तो मल्टीपल लेयर से होकर के आने में उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है बेटा, कई लेयर पे उसका क्या होता है, कई लेयर पे उसका अपवर्तन हो रहा होता है, मीन्स मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा होता है बेटा। एंड दिस इज द मेन काज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। ओके बेटा। एंड अगला पॉइंट बेटा कि लूमिंग इन द कोल्ड एरिया, देखो बेटा लूमिंग एंड मिराज का फॉर्मेशन ना बेटा, लूमिंग एंड मिराज ना बेटा का फॉर्मेशन, ये दोनों ही चीज़ें जो होती है बेटा मैं आगे भी डिस्कस किया हूँ पूरा डायग्राम बना करके। तो देखो बेटा तो लूमिंग और मिराज का फॉर्मेशन भी ना बेटा, ये भी क्यों होता है, तो ये भी क्यों होता है बेटा, तो ये भी इसका भी मुख्य कारण क्या है, रिफ्रैक्शन है बेटा। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, रिफ्रैक्शन के। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पेज, एक सेकंड बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट बेटा। चलिए अब जा देखना बेटा अगला पेज। और बेटा अगले पेज पे क्या है, आइए देखा जाए। चलो बेटा अब है कि रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पे बेटा, नोट करते जाइएगा मेन बातें सारी अपना। देखो बेटा रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी। यहाँ पर बेटा मैं पहले तो अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, और थ्योरी के बाद में मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स लिया बेटा कि अब आप फिजिक्स यह नहीं कहेंगे कि कठिन है और भूलना भूल जाएंगे। पक्का बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सेट किया हूँ बेटा, इस तरह से मैं न्यूमेरिकल को आपको दे रहा हूँ, इतने इजी वे और नए पैटर्न पे इसको मैं सॉल्व किया हूँ ना कि भूलना भूल जाओगे, यानी कि अब कभी फिजिक्स भूलेगी नहीं बेटा, बिल्कुल, और ना ही डर लगेगा फिजिक्स से। यही चैप्टर आपका सबसे टेक्निकल होता है, रेज ऑप्टिक्स में यह चैप्टर बेटा, ये थोड़ा सा लेंस, तो यह चैप्टर बहुत ही टेक्निकल होता है। बच्चे ऐसा सवाल थोड़ा सा क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इमेज किसके सापेक्ष में किसका है, यहाँ पे गलती करते हैं ना, तो अब भूलना भूल जाओगे। चलो आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट। चलो बेटा देखना, अब देखो बेटा क्या है रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, आइए जब पीछे हालांकि हम लोग देखे हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर भी हम और दिखा दिए हैं। चलो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, रिलेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का नहीं होता है, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के सापेक्ष होता है, यानी कि यहाँ कम से कम 2 मीडियम की आवश्यकता पड़ती है बेटा। चलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ द मीडियम। ध्यान देना बेटा, पेयर ऑफ द मीडियम में हमेशा 2 मीडियम के बीच की बात होती है, पेयर ऑफ द मीडियम। अब जा देखना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम। अब सवाल रहा कि वैक्यूम का क्या होता है, वैक्यूम निर्वात, उसका हम किसके सापेक्ष से देखेंगे बेटा। देखो तो जो निर्वात होता है बेटा वैक्यूम को ना म्यू उसका हम 1 मानते हैं, निर्वात का वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी कि सबका इसी से हम चेक करते हैं। तो कोई एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना, जैसे मान लो हमको ग्लास का बताना है तो हम किसके सापेक्ष बताएंगे ग्लास का, हमको वाटर का बताना है तो किसके सापेक्ष बताएंगे, कोई विस्कस ऑयल है हमको मान ली उसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता बेटा तो हम किसके सापेक्ष बताएंगे। तो एक कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए कि जिसको हम स्टैंडर्ड मान करके उसके सापेक्ष सबको बताएं, तो वह क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट। तो निर्वात को क्या माना गया है, एब्सोल्यूट। ओके, अब चलो बेटा देखना, तो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर बेटा। आइए अब आगे देखना बेटा, ऑल अदर्स मीडियम, देखो बेटा ऑल अदर मीडियम, ओके बेटा। तो ऑल अदर्स मीडियम ऑलवेज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो बेटा अब सभी जितने भी मीडियम अदर मीडियम होते हैं, तो सभी जो अदर मीडियम होते हैं बेटा इतना, तो उनको इसी वैक्यूम के सापेक्ष में ही मेजर किया जाता है। ओके, अब जा देखना बेटा आगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, क्योंकि वैक्यूम का होता है 1, तो अब एयर का देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। अब देखो बेटा 1.0003 यानी कि ये इतना कम है कि इसको भी अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं, 1.0 मान सकते हैं, तो यह इसको भी 1.0 मानते हैं। इसीलिए अब सवाल हुआ बेटा कि वैक्यूम को हटा दिया, अब जब वैक्यूम के बराबर ही लगभग ये भी है तो एयर, तो इसीलिए सबको हम लोग ना जब लिखा जाता है तो सबका लिखा जाता है एयर के सापेक्ष। क्यों, वैक्यूम खोजना पड़ेगा कहाँ है ना, और एयर हमारे पास है,
एयर हम लोगों के पास हमेशा मौजूद है। अब हमको वाटर चाहिए तो एयर और वाटर का तुरंत यहाँ कॉम्बिनेशन पेयर बन गया। अब जैसे मान लो हमको ग्लास चाहिए तो एयर और ग्लास का कॉम्बिनेशन बन गया, और वैक्यूम को खोजना पड़ता। अब मान में कोई अंतर पड़ा नहीं बेटा, ये बहुत ही कम डिफरेंस है। इसको 1.0003 को हम 1 मान सकते हैं, 1.0 मान सकते हैं, और 1.0 एयर का लेकर के एयर के सापेक्ष का बताना शुरू कर दिया। ठीक बेटा, देखिए बट यस दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली सो मच एंड सो। बेटा अब इसके बाद क्या हुआ, तो अब क्या करते हैं मेजरमेंट हम इसलिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, एयर के सापेक्ष करते हैं। तो यही रीजन है कि हम एयर को क्यों लेते हैं, एयर के सापेक्ष ही क्यों बताते हैं। ओके चलो बेटा अब जरा देखिएगा प्रोसेस। अब प्रोसेस जैसा देखिए बेटा क्या है यहाँ पर ना, स्नेल्स लॉ। अब जरा देखिए बेटा, सपोज करिए कि ये कोई एक दो मीडियम है, ऊपर का मीडियम रेयर मीडियम बेटा, नीचे का डेंसर मीडियम है। लाइट इंसिडेंट कर रही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, एंगल ऑफ देख बेटा रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा, तो यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। वेव को सीधे जाना चाहिए था लेकिन डेंसर मीडियम है बेटा, इसलिए नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर गई तो यहाँ से आ गई। ठीक, सपोज किया कि वाटर है और ऊपर कोई एयर है, मान लीजिए ना बेटा ऊपर एयर है। क्लियर, चलो बेटा अब जा देखिएगा स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा कि साइन आई बाई साइन आर का मान कांस्टेंट होता है। तो साइन आई बाई साइन आर का मान कांस्टेंट होता है बेटा। अब जरा देखिएगा, तो साइन आई यानी कि ए म्यू डब्ल्यू में बेटा साइन आई यानी देखो बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ए म्यू डब्ल्यू अपान ए म्यू ए का मतलब क्या हुआ बेटा, ए म्यू ए का मतलब क्या हुआ, ए म्यू ए का मतलब हुआ कि एयर का एयर के सापेक्ष में, और एयर का एयर के सापेक्ष में इसका मान क्या होगा, हमेशा इसका मान क्या होगा बेटा 1। जब दोनों क्वांटिटी एक ही होती है, यानी जिसका बताना हुआ और जिसके सापेक्ष बताना हुआ दोनों एक ही होता है बेटा, तो इसका मान 1 होता है। तो ए म्यू डब्ल्यू और ए म्यू डब्ल्यू यानी कि ए म्यू डब्ल्यू। ओके बेटा, तो कहीं पर भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे हैं। अब जैसा और आगे आ जाइए बेटा, साइन आई बाई साइन आर बराबर ए म्यू डब्ल्यू हुआ ना, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो बेटा, यह लिखने का तरीका ये होता है कि जिसमें वेव जा रही होती है ये वो चीज़ यहाँ होती है, और जिसमें से जा रही होती है वो चीज़ यहाँ होती है। पढ़ेंगे कैसे, जो यहाँ होता है उसका और जो यहाँ होता है उसके सापेक्ष, मानी विथ रिस्पेक्ट टू। अब पढ़िए इसको, साइन आई बाई साइन आर यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। हो बेटा, अब जा देखिएगा, लेट डेंसर मीडियम इज ग्लास, तब कैसे पढ़ेंगे जैसा देखिएगा बेटा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए म्यू जी। पढ़िए इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हो बेटा, चलो अब जा देखिएगा, चलो बेटा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू अपान ए म्यू ए, यानी जो भी रहे ए म्यू ए का मान कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा 1 होगा। ए म्यू डब्ल्यू देखो बेटा, अब जा देखिएगा और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, देखो साइन आई अपान साइन आर बराबर ए म्यू डब्ल्यू। ओके, अच्छा ए म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते बेटा, सी अपान वी डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एयर है ना, तो एयर के में लिख सकते बेटा सी अपान वी एयर। अब रिजल्ट क्या आया बेटा, यहाँ पे देखिए साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या हो गया, वी एयर अपान वी वाटर। यानी कि मेन फार्मूला को निकल के क्या मिला यहाँ से, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या मिला बेटा, म्यू टू अपान म्यू वन अपान वी वन अपान वी टू। यह एक फार्मूला बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन इक्वल टू वी वन अपान वी टू। यानी सीधे शब्दों में आइए, मैं दूसरे तरह से समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि यह बाउंड्री है, कोई लाइट रेज बेटा ये इंसिडेंट हुई और सपोज करिए डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक बेटा, यह है मीडियम नंबर 1 और यह है मीडियम नंबर 2। सपोज करिए कि यह आप सिचुएशन दिया हुआ है। अब जरा देखो बेटा, ये है क्या आई, ये क्या है मान लीजिए आर, ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, पूरा डिटेल आइए मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए बेटा, तो अब सपोज करें बेटा कि ये है आई और ये है आर, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, कि आप जानते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू किसके होगा। तो देखो बेटा, ये कौन सा मीडियम है, नंबर 1, ये कौन सा मीडियम है, नंबर 2, है ना। अब जरा देखिए,
जिसमें जा, अब यहाँ पे क्या आना है बेटा, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, तो जानते स्टैंडर्ड का ला है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, दैट इज द कांस्टेंट, यू नो वेल नाउ दिस। अब किसका और किसके सापेक्ष, सभी इस बात को समझिएगा ठीक से। जिसमें वेव जा रही होती है, यानी कि जिसमें लाइट जा रही होती है उसका हमेशा होता है, और जिसमें से जा रही होती है उसके सापेक्ष होता है। और जिसका होता है वो क्वांटिटी यहाँ लिखी जाती है, और जिसके सापेक्ष क्वांटिटी यहाँ लिखी जाती है बेटा। तो किस में जा रही है, नंबर 2 में। यहाँ के क्या लिखूं, 2। किस में से आ रही थी लाइट, 1 नंबर से, तो क्या लिखूं, 1। पढ़िए अब इसको, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, 2 का मीडियम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, जिसमें जा रही होती है उसका, और जिसमें से जा रही होती है उसके सापेक्ष होता बेटा। 2 नंबर में जा रही है, 2 यहाँ किसके सापेक्ष, किसी जिससे आ रही थी, 1 नंबर से आ रही थी तो 1। अब मान लो बेटा 3 नंबर से जा रही है 4 नंबर में, तो क्या करेंगे बेटा, ये 3 नंबर जा रही है 4 नंबर, किस में जा रही है, 4 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या बेटा। अच्छा अब जा देखना बेटा, चूंकि ये दोनों अलग अलग मीडियम हैं, मान लीजिए ये वाटर है ना बेटा, और मान लो ये ग्लास है, तो इसका मतलब ये बेटा कि एयर के सापेक्ष वाटर का होगा, और एयर के सापेक्ष ही सबका लिया जाता है, और एयर के सापेक्ष गिलास का भी होगा। अब कैसे लिखेंगे इस बात को, चलिए लिखिए, किसमें से, वाटर में से, किसमें, ग्लास में, क्या हो गया म्यू, और बोलिए बेटा किस में जा रहा है, ग्लास में ना, जी, किसमें से जा रहा है, वाटर से, क्या हो गया वाटर। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, देखो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, जी है ना, जो यहाँ होता है वो हमेशा ऊपर होता है, यानी कि म्यू जी ए म्यू जी, जिसमें जा रहा होता है वह, जिसमें से जा रहा होता है ए म्यू डब्ल्यू। ओके, तो देयरफॉर नाउ यू कैन राइट, यदि वाटर होता है ग्लास होता तो आप क्या लिखते बेटा, तब आप लिखते कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, क्लियर बेटा। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गए होंगे हमारी समझ से बेटा। आ जाओ चलिए अब जा देखिए बेटा और आगे क्या है देखिएगा। ओके बेटा, तो चलिए लिखने का प्रोसेस क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर कुछ बातें बेटा। अब देखिएगा, हाँ अब आइए बेटा देखें। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना है बेटा, हमने अब यहाँ 3 मीडियम लिया हुआ है बेटा। अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम लिया हुआ है, यह ऊपर एयर है, वाटर है, ग्लास है ना बेटा। देखिए 3 मीडियम लिया हुआ है। देखा बेटा, ये चीज़ ध्यान देना कि ये 3 मीडियम ले लिया जाए, और ये देखिए नॉर्मल है तो यह एंगल I1 है, यह R1 है, यह दूसरा मीडियम बेटा। देखिए तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण जितना R1 होगा उतना ही I2 होगा, और यह दूसरा मीडियम है तो यहाँ I2 है, ये R2 है, लेकिन यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होंगे ना, यानी कि I1, ध्यान दीजिए अभी आगे जरूर पड़ेगी, I1 बराबर कितना है I2, R1 बराबर कितना बेटा, ये R1 है, R1 बराबर कितना है I2, R1 बराबर I2। चलिए अब जरा देखो बेटा, यदि इन तीन मीडियम को देखा जाए, एयर, वाटर और ग्लास को देखा जाए बेटा, तो हम स्नेल का लॉ लगाएं तो साइन I1 बाई साइन R1, और इसमें दूसरे का मल्टीप्लाई करें, साइन I2 बाई साइन R2 करें, 2 मीडियम ले लिया जाए। चलिए चूँकि देखो बेटा I2 और R1 दोनों बराबर थे ना, तो यह और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब देखो बेटा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ए म्यू डब्ल्यू, और इसको क्या कहेंगे डब्ल्यू म्यू जी ना बेटा, डब्ल्यू म्यू जी। डब्ल्यू से किस में जा रहा था, ग्लास में, तो क्या कहेंगे डब्ल्यू म्यू जी, जिसमें जा रहा है, जिसमें से जा रहा है। इस ऊपर वाले में क्या था बेटा, एयर से वाटर, ए म्यू डब्ल्यू। अब देखो बेटा ये दोनों लाइनें कैंसिल होंगी, क्या मिला, साइन आई अपान साइन I1 अपान साइन R2। अब देखो बेटा साइन I1 अपान साइन
R2 यानी कि ये म्यू डब्ल्यू अपान जी म्यू डब्ल्यू। ओके, हो गया बेटा। चलो अब एक बात थोड़ा सा यहाँ नोट कर लो बेटा, ये लाइन आप जरूर नोट करिए, तुरंत नोट करिए इस लाइन को। तो बेटा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन इक्वल टू वी वन अपान वी टू। क्यों? क्योंकि जानते हो बेटा कि जो वेलोसिटी होती है वी बराबर कितनी होती है, वी बराबर सी बाई मी होता है ना, यानी कि कहीं पर भी वेलोसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान मी होती है। देखो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान मी होती है, तो ध्यान दीजिएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन। अभी पीछे ऊपर प्रूव किया हूँ म्यू टू अपान म्यू वन। तो वेलोसिटी के टर्म में जब बोले बेटा तो देखो टू जहाँ है वहाँ वन आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो म्यू टू अपान म्यू वन इक्वल टू वी वन अपान वी टू। ये लाइन अंडरलाइन करिए बेटा, बहुत जरूरी है, अभी इसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा। हो गया बेटा, चलिए आ जाइए अब आगे चलते बेटा। ये था कि कैलकुलेशन वगैरह कैसे, न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे ना कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते कैसे हैं ना बेटा, न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते बेटा, अगले पेज पर। अब याद देखिएगा क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखिए हाँ और क्लियर है फर्स्ट क्लास का। तो बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, म्यू आर को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता क्या है एक्चुअल में, जो रिलेटिव देखा जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यह दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को बता रहा है, उनके रेशियो तो बता रहा है। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या, म्यू टू बाई म्यू वन, यानी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही है। फिर से सुनो बेटा, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही है, तो साइन आई बाई साइन आर बराबर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जिसमें जा रही है उसका म्यू टू अपान जिसमें से जा रही है म्यू वन इक्वल टू क्या, अब इसके उल्टा बराबर क्या, वी वन अपान वी टू। यानी कि साइन आई बेटा सीधे शब्दों में देखो, साइन आई याद रहे फार्मूला है, साइन आर इक्वल टू क्या, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू वी वन बाई वी टू। याद है बेटा ये इक्वल टू, म्यू टू नहीं बेटा इक्वल टू, याद है। अब देखो बेटा यही प्रूफ किया गया है यहाँ पर, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी वन अपान वी टू, यानी वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपान वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम। वही चीज़ यहाँ पर बेटा वी वन अपान वी टू। अब म्यू आर बराबर क्या, वी वन बाई वी टू। अब देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब वी वन को क्या ले सकते हैं, सी बाई म्यू वन ले सकते हैं आराम से। म्यू टू वी टू को क्या ले सकता है, सी बाई म्यू टू ले सकते हैं आराम से। अब देखो बेटा सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, सी कैंसिल होगा, और जब साइन कैंसिल होगा तो बेटा क्या आ गया, म्यू टू बाई म्यू वन। यानी कि ये प्रूफ है। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या, म्यू आर बराबर कितना हुआ, वी वन बाई वी टू। देखो बेटा वी और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वी वन अपान वी टू इक्वल टू क्या, म्यू टू अपान म्यू वन। ओके बेटा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। हो गया बेटा, चलिए ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या रिलेशन होते हैं। अगला पेज चलो बेटा, अब है क्या, एपरेंट डेप्थ। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपरेंट डेप्थ बेटा। चलिए तो अभी अभी पीछे बोले थे हम कि एपरेंट डेप्थ, बेटा बार बार यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आता है, तो जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आने वाला है ना, तो लगभग रिफ्रैक्शन से हम आपको 50 न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल मैं इसी लेक्चर में करवा रहा हूँ बेटा, और बाकी इसके वाले दूसरे पार्ट में करवाऊंगा, यानी कि 2 लेक्चर में पूरा रिफ्रैक्शन बिल्कुल वेल फिनिश। तो अब इसमें हम लोग खाली पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह अभी देखा जाएगा बेटा इसमें। अगले वाले में हम पूरा लेंस पढ़ाएंगे, पूरी लेंस। अभी तो नहीं, इसके बाद वाले तुरंत में हम देंगे आपको अभी न्यूमेरिकल्स, तब तक न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगले एक एपिसोड में पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, केवल न्यूमेरिकल जम करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा। इसके बाद में हम देंगे पूरा लेंस, लेंस की थियोरी, लेंस के न्यूमेरिकल, एक ही लेक्चर में पूरी लेंस, लेंस की थियोरी और लेंस के इंपॉर्टेंट फार्मूला और प्लस उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आज तक आए हुए हैं और आने वाले हैं। और एक में क्या रहेगा, एक में पूरा प्रिज्म, पूरे प्रिज्म का थ्योरी, पूरे प्रिज्म का न्यूमेरिकल होगा बेटा। ओके, और उसी में रेनबो वगैरह सब कुछ रहेगा प्रिज्म वाले में। और एक में क्या रहेगा, एक में रहेगा पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे कि इस साल अभी हटा दिया गया है सिलेबस से, तो बहुत ही स्टार्ट में हम उसको फिनिश करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है ना बेटा। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोस्कोप वगैरह क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, बहुत स्टार्ट में पढ़ लिया जाएगा उसको, तो वह बस रेज ऑप्टिक्स आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी बेटा। ओके,
अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। हाँ, लेकिन अब आपका क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत गजब का होना चाहिए बेटा। जब न्यूमेरिकल बन के सामने आए तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए, ये चीज़ सीखनी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए जैसे देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, चलो बेटा देखो आ जाओ बेटा। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखेंगे, जिसका होता हुआ है यहाँ यहाँ ना बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी क्या हुआ बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। सवाल ये ऐसे क्यों लिखा गया, इसलिए कि जो देखो बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना बेटा। चले फिलहाल अभी आगे आ जाइए। अब देखो बेटा, अब इसको देखिएगा, ए म्यू डब्ल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी इसी का उल्टा, इसको रिवर्स कर दीजिए, साइन आर बाय साइन आई कर दीजिए। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा अब जा देखिएगा, अब यहां पर देखो बेटा, देखिएगा अब इसको देखिएगा, यह एक बीकर है और ये वाटर से भरा हुआ है। एक बीकर बेटा और वाटर से भरा हुआ है। देखिए यहाँ बॉटम पर कोई एक कुछ भी कॉइन मान लीजिए, सपोज करें एक कॉइन रखा है बॉटम पर बेटा, बॉटम पर इसमें एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक। देखो बेटा बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक। देखो बेटा अब यहाँ से एक रेस सीधा वर्टिकली स्ट्रेट ऊपर जा रही है और दूसरी जो रेस बेटा यहाँ जा रही है बाहर निकल रही है। सपोज के दो रेस ले लिया जाए, इसमें से दो लाइट बीम लिया जाए बेटा ना, दो रेस मान लिया जाए, दो रेस लिए हम लोग, तो इस सीधे निकल गई, जो सीधे गई बेटा उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा क्योंकि वह सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी। और जो एंगल बनाते हुए जा रहे बेटा, तो ये नॉर्मल है, चूँकि ऊपर एयर है, ये वाटर है, वाटर से एयर में जा रही है, या डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, तो बेटा यहाँ पर जब नॉर्मल पेगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, नॉर्मल से सीधे नहीं सीधे जाती तो ये पाथ होता है इसका, तो थोड़ा दूर हटेगी। ओके बेटा, जब ये दूर हटेगी, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जब दूर हटेगी बेटा, तो देखो हमारे आई में जो रेज जा रही है वह दूर हटकर यहाँ जा रही है ना, तो रेज हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा कि वस्तु यहाँ सीधा इससे ऊपर है। जब बेटा वस्तु रियली में यहाँ है, लेकिन अब हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम, अब वस्तु हमको इस यहाँ जो देखने वाला है उसको वस्तु यहाँ दिखाई दे रही है, यानी एपरेंट पोजीशन उसका ये हो गया। अब सपोज किया जाए कि यह ओ है और जहाँ दिखाई दे रहा है एपरेंट पोजीशन बेटा उसका ओ डैश है, इमेज इसकी यहाँ बन रही है, तो देखो बेटा यह एपरेंट अब यहाँ दिख रहा है तो यह ओ डैश है, और इसको ए माना जाए इस बिंदु को, इस बिंदु को बी माना बेटा, और यहाँ है आई, जानते बेटा कि अल्टरनेट एंगल होने के कारण यह भी हो जाएगा आई, और यह आई है और यह है आर, ठीक बेटा, पूरी हाइट है एच। अब जा देखना बेटा, ओके चलिए, तो अब यह बेटा, तो यह जो रेज है वह वाटर से किस में जा रही है, रेज वाटर से एयर में जा रही है, तो जिसमें जाती है उसका होता है, जिसमें से जाती है उसके सापेक्ष होता है। किस में जा रही है, एयर में, एयर में जा रही थी इसलिए एयर यहाँ लिखा गया, और वाटर में से जा रही थी तो वाटर के सापेक्ष हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। अब देखो बेटा यह जो ये होता है ना बेटा, तो जिसमें आई बन रहा होता है, और जो ये होता है बेटा जिसमें से, देखो बेटा जिसमें से जा रही होती है उसमें आई बन रहा होता है, और जिसमें जा रही होती है उसमें आर बन रहा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई किस में हो गया, वाटर में, देखो बेटा यहाँ है, और आर कहाँ हो गया, एयर में जहाँ जा रही है। तो देखो बेटा डायग्राम आर और आई। अब देखो बेटा यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए, ए म्यू डब्ल्यू कर दूँ ना बेटा, तो यह भी उल्टा हो जाएगा, तो साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। यानी कि जब लेफ्ट हैंड को रिवर्स करेंगे, यानी कि इसको इधर और इसको इधर करेंगे बेटा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखो बेटा ये रिवर्स लिख सकते हैं, इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो मैं आगे प्रूफ किया हूँ। देखो बेटा अब यहाँ पे देखिए साइन आर की वैल्यू निकालो बेटा, साइन आर, ध्यान देना बेटा, साइन आर, देखो बेटा ये एंगल है आर, तो यह एंगल भी होगा आर बाई ज्योमेट्री, होगा बेटा। तो यह एंगल है आर यदि है तो यह एंगल भी आ रही हो, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन है बेटा ये दोनों ना, देखो बेटा ऐसे है ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो यह एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बाई ज्योमेट्री बेटा यह एंगल ये एंगल दोनों बराबर है। अब देखना साइन आर बराबर क्या लिखा आपने, साइन आर बराबर, देखो बेटा साइन आर बराबर क्या लिखा आपने, तो इसका साइन आर बराबर, देखो बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये
दिस बाई दिस, ए बी बाई ओ डैश बी साइन आर हो गया। जस्ट वैसे ही अब साइन आई देखो बेटा क्या हुआ, तो साइन आई बराबर देखो बेटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर और अपान देखो बेटा हाइपोटेनस। अब ये पूरा हाइपोटेनस इसके लिए हो गया, तो देखो बेटा तो साइन आई बराबर क्या होगा, ए बी अपान क्या बेटा ओ ए नहीं है बेटा बल्कि क्या है ओ बी है, तो ओ, हाँ एक सेकंड बेटा, ओ ए बी अपान ओ बी है बेटा, ओ बी है, हो गया बेटा। आ जाओ अब जा देखना, हो गया। अब देखो बेटा हो बेटा, चलिए अब आ जाइए देखिए। हाँ बेटा अब देखो बेटा, अब यहाँ पर, हाँ बेटा अब जा देखिएगा, अब यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं साइन आर अपान साइन आई लिखे हुए हैं ना। अब साइन आर की वैल्यू क्या मिला है, ए बी अपान ओ डैश बी, देखो बेटा ए बी अपान ओ डैश बी मिला हुआ है, मिला है। अच्छा, और ए बी अपान ओ डैश बी हो गया बेटा साइन आर की वैल्यू, और साइन आई क्या पाए हैं हम लोग, ए बी अपान ओ बी, देखो बेटा ए बी अपान ओ बी, तो ए बी उल्टा, हाँ अपान किया डिवीजन किया बेटा, तो ए बी अपान उल्टा हो गया, ए बी अपान ओ बी कर दो बेटा इसको, हो गया। चलो बेटा अब जा देखिएगा, हाँ बेटा ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, तो ए म्यू डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बेटा, ओ ए मीन्स, अब यहाँ पे आ जाइएगा बेटा ओ ए ना बेटा, तो ओ ए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा ओ बी, तो बेटा हम क्या बचा हुआ, ओ बी अपान ओ डैश बी बचा हुआ ना। तो पहले आइए मैं दिखाऊंगा आपको, फिर देखो बेटा, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या बचा हुआ बेटा, ओ बी अपान क्या ओ डैश बी, ये बचा हुआ ना। चलिए बेटा ओ बी अपान ओ डैश बी, ओ बी अपान ओ डैश बी ये बचा हुआ देखो बेटा, ठीक। अब जा देखना, अब क्या हम ओ बी और ओ डैश बी, अब डायग्राम में देखो बेटा कहाँ है, ओ बी और ओ डैश बी, यह ना बेटा, क्या हम ओ बी को ना बेटा ओ ए लिख सकते हैं, और फिर ऐसे ही क्या हम ओ बी को बेटा ओ ए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब सवाल है कि बेटा कैसे लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान थोड़ा, जब थीटा का मान स्मॉल होता है ना बेटा, जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो जानते हैं बेटा कि साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, टैन थीटा का होता है ना। तो साइन थीटा और टैन थीटा, जब थीटा का मान बहुत ही स्मॉल होता है बेटा, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, और तब रिजल्ट क्या हुआ बेटा, रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि यदि टैन आई कहा जाए तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया ना। तो जब परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, तो यानी कि हाइपोटेनस के स्थान पर क्या लिख दिया, बेस लिख दिया, देखो बेटा। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हुआ ना, तो ओ बी अपान ओ डैश बी, या ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या, ओ बी रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ, देखो बेटा। तो रियल डेप्थ यानी क्या है, ओ ए, तो अब यही देखो बेटा कि इसको हम इसके बराबर क्या ले सकते हैं, ओ ए अपान क्या एपरेंट डेप्थ क्या है, ओ, और क्या है बेटा यहाँ पे ओ, और ये है ओ डैश, देखो बेटा, तो ओ डैश यानी क्या हुआ भैया, देखो ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या होगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये फार्मूला याद रहे, प्रूफ देखो बेटा, ये बोर्ड के बच्चे को लिए तो प्रूफ जरूरी है, ऐसे प्रूफ करना रहेगा डायग्राम बना करके, लेकिन आईआईटी मेंस और नीट देने वालों के बेटा बस फार्मूला जरूरी है बेटा, बस है ना क्या। लेकिन डायग्राम हम इसलिए प्रूव कर रहा हूँ कि क्या क्यों कैसे कहाँ से आ रहा है। तो ये म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हुआ बेटा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ना बेटा। देखो ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यानी कि एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बेटा, अब जा देखिएगा, अब बात रही कि नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ,
यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब ये पूछे नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ ना, तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस कर दीजिएगा। रियल डेप्थ से क्या माना गया, h, और एपरेंट डेप्थ से कितना होगा बेटा, h अपान म्यू। h को कॉमन ले लीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा 1/1 बाई म्यू। तो यार क्या निकल जाएगा, वर्टिकल बेटा, तो क्या निकल गया, डेल्टा y बराबर आ गया हम लोग का h इन द ब्रैकेट 1 - 1/म्यू। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। ओके बेटा, चलो तो फाइनली क्या मिला बेटा, इस डिस्कशन से बेटा फाइनली क्या मिला हम लोगों को बेटा, इससे फाइनली क्या क्या पाए, तो फाइनल कंक्लूजन बेटा ये निकला कि हमेशा जो एपरेंट डेप्थ होगी वह रियल डेप्थ, जो पूरी डेप्थ है, रियल डेप्थ अपान म्यू के बराबर होगी। यानी कि जो एपरेंट डेप्थ बेटा ओ ए ना, ओ डैश ए बराबर क्या हुआ, पूरी हाइट कितनी थी h, तो h अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, चलो बेटा अगला पॉइंट नेक्स्ट। अब कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ द लिक्विड, ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कह रहा है कि बेटा सपोज करिए कि कोई बीकर है, उसमें 3 लिक्विड भरे हुए हैं, इमिसिबल लिक्विड है, तीन लिक्विड लिए गए हैं, तो इमिसिबल क्या, μ1 एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का μ2 है, तीसरे का μ3 है। पहले वाले का हाइट, रियल हाइट कितना है h1, दूसरे का h2, तीसरे का h3। नोटा, तो h1 h2 h3 आर द रियल डेप्थ, μ1 μ2 μ3 आर क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कह रहा है कि देन द रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ओके बेटा, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। तो रियल डेप्थ सबका तीनों का जोड़ दिया जाए, तो h1 प्लस h2 प्लस h3, यानी क्या बेटा, ये h1 प्लस h2 प्लस h3 तीनों को जोड़ दिया जाए, तो h1 प्लस h2 प्लस h तीनों को जोड़ दीजिए अपॉन एपरेंट डेप्थ, देखो बेटा h1 अपान μ1 प्लस h2 अपान μ2 प्लस h3 अपान μ3। और इस न्यूमेरिकल को आप ये फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा आप ज़्यादा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर 3 है ना, वहाँ पर 3 है ना बेटा, देखिए यहाँ पर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 μ2 μ3। अब मैं कहूँ कि तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। जब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा बेटा, तो आप क्या आगे प्रूफ अभी किया हूँ तो बेटा, देखिए जब ये करना होगा तब क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर कि लेट μ1 μ2 μ3 आर द गिवन, देन क्या करिए बेटा, 1 अपान म्यू बराबर 1 अपान μ1 प्लस 1 अपान μ2 प्लस 1 अपान μ3 करिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे प्रूफ है बेटा इसका ना, तो तब ये करिएगा। ठीक, अब आइए देखिए प्रूफ करके यहाँ दिखा रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा, सपोज करिए या भैया फार्मूला नोट करिए बेटा, 1 बाई म्यू को 1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2 प्लस 1 बाई μ3। ओके बेटा, अब जब देखिएगा इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन बोलते हैं बेटा। अब जब देखिएगा लेट देयर आर 2 लिक्विड, यदि 2 लिक्विड को लेकर के प्रूफ किया जाए सिंपल वे में, देखो बेटा ये जैसे मान लो 2 लिक्विड है, ये है μ1 और ये है μ2, और पूरी हाइट है h, तो आधा ये भरा हुआ है, h/2 ये है बेटा और h/2 ये है। अब जब देखिएगा हो गया बेटा, तो लेट h1 h2 आर द लेट द एपरेंट डेप्थ हाइट, देन देखो बेटा अब h1 यदि मान लो बेटा कि h/2 तो इसका रियल हो गया। अब मान लीजिए सपोज करिए कि इसका एपरेंट हो गया हमारा h1, तो h1 बराबर क्या करना होगा, तब h1 बराबर क्या हो गया, h/2, ये तो हाइट हो गया, रियल हाइट हो गया, अपान μ1 हो गया ना। कैसे, फिर से समझिए, h1 एपरेंट हाइट बराबर क्या, रियल कितना है h/2 अपान क्या μ1 हुआ, तो h1 बराबर कितना, h/2 μ1 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही देखो बेटा h2 बराबर कितना हो गया, h/2 μ2 लिख सकते हैं। वही बात h1 इक्वल टू h/2 μ1, h2 अपान h/2 μ2। अब फार्मूला लगा दीजिए। देखो बेटा चूंकि म्यू बराबर जानते होता है क्या, रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो h बनेगा, और एपरेंट कितना हुआ, h1 प्लस h2 हुआ। हो गया बेटा, अब जा देखिएगा फिर, अब देखो बेटा म्यू बराबर कितना हो गया, h अपान h1 वैल्यू निकाले ही हुए हैं, अपान h2, h कॉमन ले लीजिए, ऊपर h है और h/2 कॉमन ले लिया, h कैंसिल हुआ बेटा, 1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2। अब देख रहे हैं, अब इसका फार्मूला क्या बन करके आ गया बेटा, इसका फार्मूला क्या बन के आया, म्यू बराबर कितना हो गया, 1 अपान μ1 प्लस μ2 अपान 2 μ1 μ2, यानी कि फाइनली क्या मिला,
फाइनली ये मिला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कि म्यू बराबर क्या हो बेटा 2 μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। यस, दिस इज द प्रूफ। ओके बेटा, तो दिस इज द फैंटास्टिक प्रूफ, नोट द पॉइंट। अब यदि यह 3 होते तो बेटा, यदि यही 3 होते तब क्या हो जाता? तो अब आइए देखिए, म्यू बराबर क्या हुआ बेटा, तो 3 μ1 μ2 μ3 अपॉन क्या μ3 μ1 प्लस μ2 μ3 प्लस μ2 μ1। यस, बाय द सेम वे दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। क्या बेटा, μ3 μ1 μ2 μ3 μ2 μ1। यस, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। तो जब 2 होंगे तो ये फार्मूला, जब 3 होंगे तो ये फार्मूला। ऐसे ही यदि 4 लिक्विड दे दिया जाए तब भी उनका निकाला जा सकता है बेटा, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, दिस इज द प्रूफ। तो बेटा, जब कभी भी 2 लिक्विड्स मिक्स कर दिए जाते हैं बेटा, देखिए क्या है, जब कभी भी 2 लिक्विड मिक्स कर दिया बेटा तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर 2 लिक्विड थे बेटा, यहाँ पर 2 लिक्विड मिक्स किए गए थे बेटा, 2 लिक्विड मिक्स किए गए थे, उनका रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। अगला हेडिंग बेटा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, चलिए देखते हैं। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यस, देखो बेटा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार इस थ्योरी में यूज होता है बेटा। तो ये अभी आप क्या देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं बेटा। तो थ्योरी चूंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें से मालूम होगा, आपको पता होगा बेटा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता बेटा। तो फास्ट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ज़बरदस्त टाइम देना है कहाँ, जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, यानी कि हम लोग मैक्सिमम टाइम देंगे कहाँ पर बेटा, जहाँ न्यूमेरिकल आएंगे। तो थ्योरी आपका तैयार भी होगा, हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं बेटा, सब याद करवा दे रहे हैं आपको। चलिए बेटा, तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होते हैं बेटा, एनीवेयर, देखो बेटा, एनीवेयर 1 μ2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 μ1। देखो बेटा, यदि इसको यहाँ कर दिया जाए और इसको यहाँ कर दिया जाए तो 1 अपान लगा देंगे ना बेटा, 1 अपान लगा कर लिख सकते हैं। और बेटा, तो 1 μ2 पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 μ2 इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1 अपान 2 μ1। पढ़ने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। लेट एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन आर चेंजेस बाई आई, यानी कि रेज बेटा जिधर से गई थी अब उसको दिशा को बदल दिया जाए ना बेटा। देखिए, तो लेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर चेंजेस बाई आई ना, देन लाइट बीम फॉलो सेम पाथ। बेटा, यदि आई को आर बना दें और आर को आई बना दें तो लाइट पाथ नहीं चेंज करती है, लाइट अपने उसी पाथ को फॉलो करती है। यह कहने में मतलब ये हुआ कि जिधर से लाइट डाली गई बेटा, यदि सिंपल मिरर लगा दें और लाइट को रिट्रेस करे ना, यानी कि फिर से वो अपने पाथ पे ही फॉलो करेगी। कैसे, आइए जा देखें डायग्राम में। देखो बेटा, यहाँ पर देखिए, यह एक बाउंड्री है, ये लाइट बीम एक इंसिडेंट की यहाँ पे आई ना बेटा। ये सपोज करें कि रेरर मीडियम ऊपर, नीचे डेंसर मीडियम है बेटा ना, ऊपर रेरर मीडियम है और नीचे है डेंसर मीडियम। ओके बेटा, तो लाइट रेज यहाँ पे आई, सीधे ना जा करके डेंसर मीडियम में है तो थोड़ा सा डेविएट हो गई नॉर्मल की तरह। सपोज कर बेटा कि यहाँ पर एक हमने सिंपल मिरर लगा रखा है, तो यदि लाइट दो बेटा, तो जब लाइट यहाँ इंसिडेंट करी, ठीक, और इंसिडेंट कर करके नॉर्मल इंसिडेंस है बेटा ना, एंगल 90 ले लीजिएगा, तो यह नॉर्मल दो बेटा, तो इंसिडेंट करी और फिर यह वापस जा रही है। तो जब यदि वापस से जाए बेटा तो भी वह अपने सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें था कि रेयर से डेंसर में आ रही थी, अब इसमें क्या होगा, 2 नंबर की जब वापस गई तो क्या हुआ, डेंसर से रेयर में जा रही है ना बेटा। अब जा देखिएगा, तो फॉर रिटर्न देखो भाई, पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे 1 μ2, यानी कि यह नंबर 1 मीडियम, यह नंबर 1 मानो, यह नंबर 2, तो पहले के लिए लिखेंगे कि 2 में जा रही है तो 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब एंगल क्या है बेटा, आई, ए क्या है आर, तो साइन आई बाई साइन आर। अच्छा, अब दूसरे के लिए क्या होगा बेटा, देखिए दूसरे के लिए, अब दूसरे के लिए बेटा, दूसरे के लिए क्या होगा, 2 नंबर से 1 में जा रही है, देखो तो 1 में जा रही है, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, अब यहाँ पर यह हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन गया, तो आई की जगह पे अब आर हो गया, तो साइन आर अपॉन साइन आई हो गया, उल्टा हो गया, हो बेटा। अब जा देखिएगा, इसको यदि इसको यदि रिवर्स कर दूं तो क्या बना, 1 μ2 कैन बी रिटन एज, चलो बेटा अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए,
देखना बेटा, अब ये दो चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये तो क्लियर हो गए। और 2 म्यू 1 साइन आर, यानी अब आई के स्थान पे आर है तो साइन आर बाई साइन आई लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 1 म्यू 2 गुणे 2 म्यू 1 करिए, दो लाइन देखो, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई करिए आपस में, राइट हैंड मल्टीप्लाई करिए आपस में। तो 1 म्यू 2 गुणे 2 म्यू 1 हुआ बेटा, साइन आई बाई साइन आर गुणे साइन आर बाई साइन आई। ये देखो बेटा सब कैंसिल होगा, यह ये कैंसिल हो गया, यानी कि कट करके 1 आया। तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ये क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते बेटा कि 1 म्यू 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 म्यू 1। ओके, कैन बी रिटन, एंड दिस इज नोन एज द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा बेटा, फिजिक्स। क्लियर, क्योंकि बहुत आसान पोर्सन है, थोड़ा फास्ट फिनिश कर दो बेटा, है ना। और मैक्सिमम समय कहाँ पर दिया जाएगा, मैक्सिमम समय दिया जाएगा बेटा जो पिछले 5-6 साल में 10 साल में न्यूमेरिकल आए हुए हैं। 10 साल में जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 साल में जितने IIT मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, प्लस पीछे भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना बन पाएगा उतना न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन का सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा सवाल, हाँ थोड़ा सा सवाल बेटा ध्यान देना कि रिफ्रैक्शन का सवाल थोड़ा कठिन जरूर होता है, ठीक है ना बेटा। जनरली बच्चे गलत करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन का सवाल बिल्कुल ही मतलब कठिन होता है, समझ ना। और तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सीधा नहीं होता है ना बेटा, सीधा नहीं होता है, थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है। तो जितना ही ज़्यादा इस चैप्टर में मेहनत करेंगे, जितना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व आप कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बेनिफिशियल होगा, जान जाइए। और इस चैप्टर में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको MBBS से BDS से बदल सकती है, या BDS से 0 कर सकती है, या MBBS मिलना था, 2-4 सवाल गलत हो गए, कुछ भी नहीं मिला। ये है बेटा ना, तो फिजिक्स है, जम के पढ़िए। हाँ बेटा आ जाओ, ठीक। चलो बेटा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्लियर हो गए सब लोग, है ना बेटा। बहुत ही आसान थ्योरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम दिया जाएगा मैक्सिमम, अभी न्यूमेरिकल पर दिया जाए बेटा, तो थ्योरी है, आपको ज़्यादातर इसमें पता भी होगा। चलो बेटा, हम ये बात और बस रिवाइज कर रहे हैं। तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, TIR ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या बेटा, TIR। चलिए बेटा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में चलिए दीजिए, TIR के नाम से आप फेमस हो जानते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ध्यान दीजिए बेटा, डेंसर मीडियम से किस में जाना है, रेरर मीडियम में जाना है। यानी TIR तभी होगा बेटा जब लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, तभी होगा मीडियम। इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, तो यह नॉर्मल से दूर हटती है। तो जानते ही है बेटा कि जब डेंसर मीडियम से लाइट रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से दूर हटती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच R इक्वल टू 90 डिग्री बन जाए, यानी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए बेटा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो therefore what is the critical angle, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree, that is the critical angle। ओके, अब यहाँ पे समझाने के लिए बेटा, यस थोड़ा हम पानी पी ले बेटा। चलो बेटा, हाँ अब डायग्राम को समझिए। हाँ बेटा, तो आज जो ये वीडियो आपको मिलने जा रहा है, तो इसमें टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। दीपावली का आज दिन है, आज दीपावली का दिन है बेटा, और 6:30 हो रहे हैं। देखिए बाहर सब पटाखा वटाखा सब फूट रहा है, आप भी दीपावली में इस समय एंजॉय कर रहे होंगे, और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा डेडिकेशन है। तो आपका भी डेडिकेशन, आपको तो डॉक्टर बनना है या IITN बनना है, तो आपका भी डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर बेटा। ओके कम ऑन, चलो बेटा। तो कभी कभी बीच में वीडियो में आपको आवाज़ भी पटाखे की सुनाई पड़ रही होगी। ओके बेटा चलो, ओके चलो बेटा। तो कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ओके कम ऑन द पॉइंट। अब जैसा देखिए बेटा, यहाँ थोड़ा सा बहुत ही रंगीन आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ,
चलिए आइए मैं समझाता हूँ क्या बेटा। बेटा यह है हमारा नॉर्मल, ओके। यह एक बाउंड्री बेटा जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर रेयर मीडियम है, देखो बेटा ऊपर दिया है एयर और नीचे दिया है ग्लास ना बेटा। तो यह सेपरेट कर। अब जब देखिएगा एक नंबर की वेव इंसिडेंट की सरफेस पर, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटी। यह एंगल हमारा था कौन सा, यह एंगल तो नाम दे देता हूँ I1 ना बेटा, I1। तो I1 और ये था R1, ओके बेटा। एक नंबर की वेव नॉर्मल वेव में अपने जैसे होती बेटा वैसे दिखाई दे रही है आपको। अब हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यानी कि अब हमने क्या न कर दिया, अब हमने I2 कर दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, अब हमने I2 कर दिया। तो जब एंगल ऑफ फाई बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते बेटा कि साइन I अपन साइन R इक्वल टू म्यू कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि साइन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R। I को बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, I को बढ़ाया तो R भी बढ़ेगा बेटा, यानी कि I2 R2 R भी बढ़ा। चलो बेटा अब 3 नंबर पे आ जाइए। अब जैसे जो हम I को जब बढ़ा रहे हैं तो R भी बढ़ रहा है, तो एक ऐसी अवस्था जरूर आएगी 3 नंबर की वेव, एक ऐसा कोई एंगल जरूर होगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि देखो बेटा ये है हमारा कौन सी, ये 3 नंबर की वेव हमारी I3 है, और इसके लिए हमारे R का मान हो गया कितना, 90 डिग्री। R बराबर हो गया 90 डिग्री। देखो बेटा तो R3 इक्वल टू 90 बिकम्स 90, किसके लिए, I3 के लिए। तो जिस एंगल के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसका मतलब कि डायग्राम में हमारा 3 नंबर की वेव क्या होगी बेटा, 3 नंबर की वेव TIR हो गई ना, 3 नंबर की वेव TIR हो गई बेटा, यहीं से TIR शुरू हो जाएगा। अब यदि थोड़ा सा भी एंगल हम और बढ़ा दें, देखो बेटा ग्रीन कलर की 4 नंबर की रेज, 4 नंबर, तो यदि थोड़ा सा एंगल हम और बढ़ा दें तो यह रेज अब उस मीडियम में जाएगी ही नहीं, वापस रिटर्न हो जाएगी। इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो दिस इज द नोन एज द TIR। अब ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में TIR से मिले हुए बनते हैं। तो आइए चलिए थ्योरी समझिएगा TIR की। अब देखो बेटा ये तो जानते ही हो, तो बेटा फर्स्ट मीडियम μn, सपोज करते फर्स्ट मीडियम जो भी है बेटा μn पहला मीडियम, उसमें एंगल I बना I1, तो μ1 साइन I1 बराबर μ2 दूसरा मीडियम μ2 साइन R1, μ1 साइन I1 μ2 साइन R1। यस, कीप दिस लाइन इन माइंड, ओके बेटा। पहला देखो बेटा कैसे लिख रहा हूँ मैं, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें बना हुआ एंगल पहले मीडियम में, इन दोनों का प्रोडक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट, दूसरे मीडियम में बना हुआ एंगल यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों हमेशा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा बेटा। तो μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1, बी श्योर दिस विल ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब हमारा μ1 यहाँ पे क्या है बेटा, μ1 क्या है मेरा, ये ग्लास है ना, ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो बेटा A μg साइन I3 क्या है, 3 नंबर की वेव के लिए हुआ है ना ऐसा, तो साइन I3 इक्वल टू μ2 साइन R3, और साइन R3 का मान कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, तो बेटा साइन R3। अब जा देखना A μg साइन, अब देखो बेटा I3 हमारा क्या बन गया, I3 बन गया थीटा सी मीन्स क्रिटिकल एंगल, तो A μg इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू μ2 R3 का मान 90 है ना, साइन 90। ओके बेटा आगे बढ़िए, ऐसे ही आप नोट करते जाए मेरे साथ में। बेटा A μg साइन थीटा सी μ2 और साइन 91 हो गया, A μg साइन थीटा सी A, नहीं बेटा A μ A कहाँ से आ गया भाई, A μ A कहाँ से आ गया, बेटा μ2 है ना, एयर है ना, एयर के सापेक्ष ए बेटा, क्योंकि हमको इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, 2 नंबर का चाहिए,
तो वह एयर है, तो एयर के सापेक्ष नापते हैं, तो एयर का एयर के सापेक्ष। और ये क्या था बेटा, ये था ग्लास, तो ग्लास का किसके सापेक्ष लिए थे, एयर के सापेक्ष, ए म्यू जी लिखा गया था। देखो बेटा, ए म्यू जी लिखा गया था। और वह खुद एयर है, तो एयर का एयर के सापेक्ष, और जब दोनों एक ही होते हैं तो उसका मान 1 होता है। देखो बेटा, अब क्या हुआ, ए म्यू जी साइन थीटा सी इक्वल टू 1, वेरी फैंटास्टिक। अब देखो बेटा, साइन थीटा सी बराबर क्या हुआ, तो ये 1/4 हो गया, तो साइन थीटा सी, दिस इज द फैंटास्टिक प्रूफ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, ए म्यू जी, यानी किसका किसका ये कौन सा है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, बेटा थीटा सी बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/μ। तो जनरली आप ये फार्मूला आपको याद करते बेटा, याद होगा आपको, यस, साइन थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। यस, एक बार फिर से देखिए बेटा आपको, एक बार इस बात को फिर से देखो बेटा। चलिए ऊपर तो क्या है बेटा, ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा, ये तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन तो नोट कर चुका बेटा। आ जाइए अब यहाँ से आप मेन पॉइंट पे आ जाइए, क्रिटिकल एंगल बेटा आ जाइए। ये हाँ, इस लाइन को आप नोट करिए। तो बेटा कॉपी किताब वगैरह में ना क्लियर करके नहीं लिखा रहता है, वो सब बहुत फंसाने वाला होता है, तो बात समझ में नहीं आती है। तो इसे क्रिस्टल क्लियर आता है, कॉपी में जरूर लिखिए, बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजनल होता है। किताब वगैरह भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड मिल नहीं पाती है बच्चों को बेटा, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा ना, जैसे सही से तैयार नहीं हो पाता है, और तो फिर वो कन्फ्यूजन में सवाल गलत हो जाते हैं। अच्छी तरह से नोट करें बेटा, मैं यहाँ पर कैसे प्रूफ किया हूँ। देखिए एंगल आई किस में है, किस मीडियम में, आई किस में है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा आर किस में है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये लाइन आप अच्छी तरह से नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिखने का तरीका सीखिए। ओके, हो गया बेटा, नोट कर लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, अच्छी तरह से प्रूफ करिए इस लाइन को, बहुत ही अच्छी तरह से करिए बेटा। हो गया, चलो बेटा नोट कर लिया बेटा, आ जाओ। अभी देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा, क्या कि ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड। तो जानते हैं बेटा कि जो हीरे की चमक होती है, डायमंड की जो चमक होती है, और जो क्रैक इन द ग्लास, बेटा कहीं पर देखिए, जब जैसे हमारे खिड़की का देखे होंगे कांच, जो यदि थोड़ा सा भी क्रैक यदि हुआ हो, तो जहाँ जो क्रैक पोर्सन होता है ना, जहाँ क्रैकिंग होती है बेटा, देखते हो ज़्यादा चमकता है। और जो डायमंड की ब्रिलियंस होती है, यानी कि जो हीरे के अंदर जो चमक होती है बेटा, वो किस वजह से होती है, ये दो चीज़ें बेटा TIR पे डिपेंड करती हैं। डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है बेटा कि जो लाइट बीम होती है ना, एक बार वो जब उसमें इंटर कर जाती है, किसी सरफेस से इंटर जब करती है, तो उसी में वह TIR ना बेटा, उसका क्रिटिकल एंगल ऐसा बनाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाती है, और वह उसी में ट्रैप हो जाती, फंसी रहती है उसी में। तो बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है अंदर ही अंदर।